Okay, Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू सेशन नंबर 4। हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। अगर किसी को कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो, लास्ट टाइम हम कुछ बात कर रहे थे कि दरमियान में सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 40 मिनट का सेशन होता है और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम इस सेशन में एक और कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। वो एक दफ़ा ब्रेक होगा और दोबारा से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा इरादा जो है वो प्राइमरली इसको शेयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनिल कह रहे हैं कि ऐसा आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो है वो अपलोड कर दीजिए। कुछ वीडियो में मैं देख रहा था कि वीडियो में कुछ जो है ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे, तो वो कुछ ऐसी नहीं है कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। बट एनी हो, कुछ आपके अगर सवालात होंगे तो हम उसको जो है वो कर लेंगे शेयर। उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा वीडियो का किसी टाइम में। एक्चुअली उसमें ब्लैक डॉट्स आ रहे थे, जो अभी भी आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है राइट साइड में, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा। ओके, सो वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मैं आप लोगों के जो माइक है वो पहले से ही म्यूट है। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने करने हैं उनका तल्लक चैप्टर 4 से है। हम अभी तक यही करते आ रहे हैं कि जो चैप्टर के एंड में रिव्यू क्वेश्चंस हैं उन्हीं को प्राइमरली लेके जो लेक्चर है उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये ऑनलाइन सेशन और इंटरेक्टिव सेशन जो है। सो चैप्टर नंबर 4 इज रिलेटेड विद primarily cache memory. So what are the differences among the sequential access, direct access and random access? पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, देन क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। व्हाट इज द जनरल रिलेशनशिप among access time, memory cost and capacity, because there is a trade-off between these three quantities. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी रेफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेमोरी लेवल्स। और कुछ मेमोरी फास्ट होती है, कुछ मेमोरी स्लो होती है, इसी तरह कुछ मेमोरी जो है वो साइज में या कैपेसिटी में बड़ी होती है और कुछ मेमोरी जो है वो कैपेसिटी या साइज में बड़ी नहीं होती है। तो उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। फिर क्वेश्चन 4 पे चलेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएट मैपिंग एंड सेट एसोसिएट मैपिंग। अब चूंकि कैश मेमोरी जो है ये माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है उसके अंदर होती है, तो इसके अंदर जो एड्रेसिंग स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और चूंकि इसका साइज मेन मेमोरी से कम होता है, तो इसकी जो मैपिंग फंक्शन है या यूँ समझिए कि जो सर्किट होता है अंदर जो मैप कर रहा होता है कैश को और मेन मेमोरी को, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये जो डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स हैं या मैपिंग फंक्शंस हैं उनको देखना होगा क्वेश्चन 4 में। जब हम क्वेश्चन 5 पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 इन तीनों का मजाज एक ही है। इसमें उसने डिफरेंट जो कैश जो है उनके हिसाब से उसने कहा है कि जो उसकी मेन मेमोरी एड्रेस जो है वो किस तरीके से मैप या फॉर्म होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर दें। फॉर ए डायरेक्ट मैप कैशे ए मेन मेमोरी एड्रेस इज viewed as consisting of 3 fields, list and define the 3 fields. Similarly for associative cache इसमें 2 होते हैं, list and define the 2 fields. Similarly for a set associative cache इसमें भी 3 होते हैं, तो उनको लिस्ट करें और डिफाइन करें। देन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये भी आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी।
लोकेलिटी का जो जिक्र था वो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट होगा, इन जनरल व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग स्पेशियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस सेशन में इंशाल्लाह देंगे। सबसे पहले सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस, अब ये स्टोरेज से जो माइक्रो प्रोसेसर में डेटा आना है और माइक्रो प्रोसेसर से जो रिजल्ट सेव होना है उसकी बात हो रही है, उस मेमोरी की एक्सेस की। एक्सेस मस्ट बी मेड इन स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंस, और ये आमतौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंशियल एक्सेस की टेप यूनिट्स में है, जो पहले भी यूज होते थे, अभी भी एरोप्लेन में यूज होते हैं, बैकअप के लिए भी यूज किए जाते हैं, टेप यूनिट्स। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सेस है। Direct access is accomplished by reaching a general vicinity plus sequential searching, counting or waiting to reach the final location. ये हार्ड डिस्क जो है, इसके अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स, बंडल्स और इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, वो प्राइमरली डायरेक्ट एक्सेस जो है उसमें इम्प्लीमेंट होती है। इसके बाद रैंडम एक्सेस है। इसका नाम रैंडम एक्सेस इसलिए है क्योंकि वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी लोकेशन विद अप्रोक्सीमेटली द सेम टाइम। और अगर जो है वो हम ये कहें कि जो मेमोरी है, मेन मेमोरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, वो प्राइमरली द टाइम टू एक्सेस a given location is independent of the sequence of prior access and its is constant because it is made of semiconductor and there is no motor which is involved or mechanical parts which are involved in other two methods। जो दूसरे मेथड्स हैं उनमें जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस में अगर आप नोट कीजिए तो जो हमारे क्रेडिट कार्ड या जो एटीएम कार्ड्स होते हैं उनके पीछे भी एक स्ट्रिप लगी होती है। वो स्ट्रिप जो है वो भी प्राइमरली सीक्वेंशियल एक्सेस जो है ना उसको उस बेसिस के ऊपर बनी हुई होती है। लेकिन जो हमारा CNIC स्मार्ट कार्ड है, अगर आप उसके ऊपर देखें तो जो चिप लगी होती है सेमीकंडक्टर, वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसको प्राइमरली प्रमोट करती है या उसका यूज कर रही होती है। तो इस तरह स्टोरेज की अगर हम एग्जांपल्स डिफरेंट नज़र दौड़ाएं तो हमें इनकी क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। लेकिन मेमोरी का जहाँ तक जिक्र होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो हम प्राइमरली रैंडम एक्सेस जो है वो मेथड ऑफ एक्सेस यूनिट ऑफ डेटा इनसाइड ए कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन था उसमें मेमोरी की कैपेसिटी यानी मेमोरी का जो साइज है और एक्सेस टाइम और कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला जो रिलेशनशिप है वो देखिए, ये हम किताब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फास्टर एक्सेस टाइम मींस कॉस्ट विल बी हायर। सो जैसे जैसे हम एक फास्ट मेमोरी को प्राइमरली फोकस करेंगे, द कॉस्ट विल इंक्रीज। और अगर हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो बिकॉज वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, सो कॉस्ट विल डिक्रीज। जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होना शुरू होगा। और इसी तरीके से अगर हम बड़ी कैपेसिटी पे जाएंगे तो द एक्सेस टाइम विल बी स्लोअर। ये हम देखेंगे कि व्हाई इट इज स्लोअर। वन रीजन इज बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ सर्किटरी। जो सर्किट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वो जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है, कोड है, उसको हम एक्सेस कर सकें। So this is the relationship which is given by the book, and book says because it is an optimization problem जिसमें कि हमें ट्रेड ऑफ का सामना है। कभी हमें ग्रेटर कैपेसिटी की तरफ जाना पड़ता है, जैसे हार्ड डिस्क स्टोरेज है,
और इसी तरीके से जो है वो बैकअप स्टोरेज है, और जो रैम है सिस्टम के ऊपर अब तो गीगाबाइट में आती है, और इसी तरीके से जो है वो जो कैश मेमोरी है वो किलोबाइट में और मेगाबाइट में उसकी कैपेसिटी है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। उस इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हमें मेमोरी हायरार्की को समझना होगा। मेमोरी हायरार्की जो है उसमें जो टॉप पे हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे रजिस्टर्स हैं प्रोसेसर के अंदर, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, यहाँ तक तो हम इन जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो अवेलेबल मेमोरी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्स और कैशे जो है ये प्रोसेसर के अंदर मौजूद है, और मेन मेमोरी बोर्ड के ऊपर मौजूद है। इसके बाद जब बोर्ड से बाहर बात करें, कंप्यूटर जो मदरबोर्ड है उसके बाहर बात करें, तो मैग्नेटिक डिस्क है, जिसको हम टेप भी कहते हैं, सीडी रोम, डीवीडी रोम है, इसी तरीके से जो है वो ब्लू रे भी है, और जो हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो भी इसी में आती है। ये तो आउटबोर्ड है। अच्छा, ऑफलाइन में हम यहाँ तो मैग्नेटिक टेप लिखा हुआ है उसने, लेकिन आमतौर पे डीवीडी रीड राइट पे जो है हम डेटा कॉपी करके उसको भी प्राइमरीली ऑफलाइन स्टोरेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेमोरी हायरार्की है। थोड़ा सा अगर हम इस स्लाइड को देख लें तो एज वी गो डाउन द हायरार्की द कॉस्ट डिक्रीजेस पर यूनिट बिट स्टोरेज, कैपेसिटी इंक्रीजेस, एक्सेस टाइम, ये डिसएडवांटेज है, एक्सेस टाइम इंक्रीजेस and decreasing frequency of access of the memory by the processor। और इसी तरीके से जैसे जैसे जो है वो मेमोरी जो है वो प्रोसेसर से उसका डिस्टेंस बढ़ता है, जो प्रोसेसर है वो उसका इस्तेमाल उतना ही कम कर रहा होता है। आमतौर पे जो करीब मेमोरी होती है उसका इस्तेमाल वो ज़्यादा कर रहा होता है। और इसमें भी हम ये जानते हैं कि जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो पहले उसका जो कोड और डेटा है वो मेन मेमोरी में कॉपी होता है। हाँ, वर्चुअल जो डिस्क या वर्चुअल जो मेमोरी होती है वो हमारे पास जो हार्ड डिस्क स्टोरेज होते हैं उनके अंदर, या एसडी जो स्टोरेज आ गए हैं उनके अंदर मौजूद होती है। तो अगर इस स्लाइड को कंक्लूड कर लें, स्मॉलर मोर एक्सपेंसिव faster memories are supplemented by large cheaper slower memories। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें मुख्तलिफ मेमोरीज जो है उनको सिस्टम में मौजूद पाएंगे या उसका इस्तेमाल करना होगा। अब इस नॉलेज के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आंसर दे सकेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, मेमोरी रेफरेंस बाय द प्रोसेसर फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टेंड टू क्लस्टर। इसका मतलब क्या है, ये आगे इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्राम्स टिपिकली कंटेन ए नंबर ऑफ आइटरेटिव लूप्स एंड सब रूटीन जो बार बार कॉल किए जा रहे हैं। अब वो जब बार बार कॉल किए जा रहे हैं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक सेट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। आगे थोड़ा मजीद एक्सप्लेन किया है। वंस ए लूप और सब रूटीन इज एंटर्ड, देयर आर रिपीटेड रेफरेंसेस टू ए स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक तो सब रूटीन का रेफरेंस है, यानी जो फंक्शन है जो कॉल किया जा रहा है, या जो लूप है जिसमें प्रोग्राम एंटर हो रहा है, कंट्रोल एंटर हो रहा है, और उसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट किए जा रहे हैं। तो सिमिलरली द ऑपरेशंस ऑन टेबल्स एंड अरेज इन्वॉल्व एक्सेस टू ए क्लस्टर्ड सेट ऑफ डेटा वर्ड्स।
अब इस चीज को जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो प्रिंसिपल है उसमें लिखा गया है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द क्लस्टर्स इन यूज चेंज, बट ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेसर इज primarily working with fixed cluster of memory references. इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे कैश मेमोरी जो है वो वजूद में आती है कि किसी तरीके से हम कुछ सबसेट ऑफ प्रोग्राम कोड जो है उसको हम प्रोसेसर के करीब कॉपी कर दें, तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूशन में या परफॉर्मेंस में कुछ गेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ एक छोटा सा पाज लेना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ लें। हम इस वक्त तक 3 क्वेश्चंस जो है उनका आंसर कर चुके हैं जो चैप्टर 4 से लिंक्ड है और इनका तल्लक कैश मेमोरी से है। मेन जो कोर्स है वो अभी आने वाला है जिसमें के कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्लस्टर में है, यानी आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन हैं और उनका आंसर फिर हम देंगे। तो एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो कैश है उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है। कैश की जो फिजिकल लोकेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर है। जब 386 यानी इंटेल की बात करें अगर, तो इंटेल 386 में कैश जो है वो एक अलग चिप की सूरत में आती थी, लेकिन बाद 486 से ऑनवर्ड्स जो कैश है वो अब प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद होती है। तो अगर आप देखें तो इसमें सीपीयू जो है वो सबसे पहले जो है वो कैश से रब्ता करेगा। अगर कैश में इंस्ट्रक्शन या डेटा मौजूद है तो वो उसको कॉपी करेगा, अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो मेन मेमोरी से कैश में भी मूव कर लेगा और साथ साथ जो है वो सीपीयू में भी मूव कर लेगा। इसको जो है वो हम देख लेते हैं, इसको अब हम एक फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। कैश मेमोरी contains a copy of portion of the main memory, and processor attempts to read a word of memory and it checks, ये अब प्रोसेसर चेक कर रहा है कि if the word is in the cache, अगर वो कैश में मौजूद है, अगर कैश में मौजूद है the word is delivered to the processor, if not a block of main memory consisting of some fixed number of words is read into the cache and then the word is delivered to the processor. तो ये इसकी एक सिंपल और बेसलाइन डिस्क्रिप्शन है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। वी नो दैट कि जब हम एक माइक्रो प्रोसेसर या जो प्रोसेसर है उसकी स्पेसिफिकेशन शीट देख रहे होते हैं या उसकी स्पेक्स देख रहे होते हैं तो उसमें हमें लेवल 1 कैश भी नज़र आ रही होती है, लेवल 2 कैश भी नज़र आ रही होती है और लेवल 3 कैश भी नज़र आ रही होती है। अब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है? लेवल 1 कैश ज़्यादा फास्ट है और सीपीयू से हायरार्की में ज़्यादा करीब है, साइज में कम है। लेवल 2 कैश जो है वो भी एक फास्ट कैश है, लेकिन ये चूंकि सीपीयू से एक लेवल दूर है एज कंपेयर टू लेवल 1, तो इसका नाम लेवल 2 रखा हुआ है। और लेवल 3 इसी तरीके से, जो कि कंपैरेटिवली कम फास्ट है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास मेन मेमोरी है उसी बोर्ड के ऊपर। ओके, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो हमने पढ़ा उसमें दो चीज़ें थी। एक चीज़ तो ये थी कि एक फंक्शन या सब रूटीन का बार बार एग्जीक्यूट होना, और एक ये कि उसके अंदर जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होना, यानी रिपीटिशन। So when a block of data is fetched into a cache to satisfy a single memory reference, it is likely that there will be future references to the same memory location
are two other words in the same block. तो ये जो है उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है उसी की थोड़ी सी मजीद डिस्क्रिप्शन है. L2 cache is slower and typically larger than L1 cache, and the L3 cache is slower and typically larger than the L2 cache. एक तो डिस्टेंस भी आ जाता है सीपीयू से, और दूसरा फिर इनका एक्सेस मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है मेन मेमोरी की बेनिस्बत. अब ये थोड़ा सा जो हमने थोड़ा पहले पढ़ा है वर्ड्स में, उसको एक फ्लो चार्ट की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम स्टार्ट से चलें तो रिसीव एड्रेस RA फ्रॉम CPU. ओके, इफ दिस ब्लॉक containing RA in cache, क्या ये कैश के अंदर मौजूद है? इफ यस, then processor will fetch the receive address word, yeah, that means the RA word, and deliver to the CPU. If no, then access the main memory for the block which contain the receive address. That means उस इंस्ट्रक्शन और उस ब्लॉक में जाए. वो इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली वो ब्लॉक में जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगे उनका उनमें से किसी एक इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. देन एलोकेट कैश लाइन फॉर मेन मेमोरी ब्लॉक. तो जो मेन मेमोरी का वो जो ब्लॉक है उसको कैश में कॉपी कर देना है. उसके लिए जो एलोकेशन होगी पहले कैश की, जब एलोकेशन हो जाएगी फिर वो लोड हो जाएगा. लोड मेन मेमोरी ब्लॉक इनटू द कैश लाइन एंड साइमल्टेनियसली डिलीवर द RA वर्ड टू CPU. और यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, ये लाइनें दोनों जो है ये कंप्लीट कर देती हैं इस एक पार्ट को. ये जो फ्लो चार्ट है ये इस डायग्राम की जो स्लाइड नंबर 7 पे है और जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. चूँकि ये इंफॉर्मेशन किताब से दी गई है तो मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि व्हेनेवर दे फाइंड सम टाइम, और कभी उनको कुछ टाइम मिल जाए और ये टॉपिक इंटरेस्ट करें, शुड रीड फ्रॉम द बुक. कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ जो लिंक्ड हैं उनको ज़रूर रीड कर लीजिए. इट विल प्राइमरली इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स ऑब्वियसली. इसके बाद हम थोड़ा सा जो मेन मेमोरी है उसकी और कैश मेमोरी और उनका आपस में जो लिंक है उसको डिस्क्राइब करते हैं इस स्लाइड के थ्रू. सबसे पहले हम मेन मेमोरी की बात करेंगे. मेन मेमोरी के अंदर क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मेमोरी है तो इसके अंदर डिफरेंट जो ब्लॉक हैं वो बना दिए जाएंगे और हर ब्लॉक जो है वो K वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल K इज इक्वल टू 4 बाइट्स, और अगर वर्ड 1 बाइट का है तो 4 बाइट्स का एक ब्लॉक हो जाएगा. और इसी तरीके से ये ब्लॉक्स की एक तादाद होगी, क्योंकि मेमोरी जो है वो फाइनाइट मेमोरी है, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. तो देयर आर m ब्लॉक्स. सो मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू m ब्लॉक्स और हर ब्लॉक के अंदर K वर्ड्स मौजूद हैं. अब कैश के ऊपर चले जाते हैं. ईच लोकेशन इन ए कैश इज कॉल्ड ए कैश लाइन. उसको कैश लाइन कहा जाता है और हर लाइन जो है उसके अंदर एक कैपेसिटी है एक ब्लॉक मेन मेमोरी को सेव करने की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन 0 की बात कर रहा हूँ तो ये कैश जो है उसके अंदर लोकेशन 0 की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर अगर मैंने 4 बाइट्स की बात की थी तो इस ब्लॉक के अंदर ये जो ब्लॉक लेंथ है ये 4 बाइट्स होगी. इसी चीज को नीचे उसने यहाँ लिखा है कि ब्लॉक लेंथ इज K वर्ड्स. इसके साथ साथ एक टैग दिया गया है, एक स्पेस टैग के लिए है. टैग जो है वो यूज होता है
मेमोरी प्राइमरीली एक्सेस के लिए कि इसकी जो लाइन जो है इसकी लोकेशन प्राइमरीली क्या है और कैसे ये मैप करें। अगर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लें, यही चीज जो मैंने बताई है, वन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज इक्वल टू k वर्ड्स, ये हमें यहाँ से पता चल गया, एंड टोटल मेन मेमोरी इज इक्वल टू m ब्लॉक्स, जो कि अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटी 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n डिवाइडेड बाई k। तो इस तरीके से हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल आने वाली है, वो फिर इस मेन मेमोरी के नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं उनको बता देगी। अब कैश की बात करते हैं। कैश कंसिस्ट ऑफ m ब्लॉक्स पर लाइन, और जो हमारे पास ईच लाइन कंटेन्स के वर्ड्स, और जनरली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेसिस या ब्लॉक्स in cache memory is very less than the main memory. So that means if some program is executing at one portion and another program is executing in another portion, so the same cache line will be used to fetch for one program, क्योंकि वो प्रोग्राम टाइम शेयर्ड होगा, एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकता है, फिर जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी दूसरे प्रोग्राम पे जाएगा, तो उसके मुताबिक इट इज़ पॉसिबल कि वो जो पार्ट हो वो भी लाइन ज़ीरो को ही मैप कर रहा हो। उसकी वजह ये है कि कैश जो है इसका साइज बहुत स्मॉल है, एंड दिस कैन नॉट अकोमोडेट द होल मेन मेमोरी। अगर ऐसा होता तो फिर हमें मेन मेमोरी की ज़रूरत ना पड़ती, हम प्रोसेसर के अंदर ही उसको शिफ्ट कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से, ये किताब में एग्जांपल 4.2 है कि सो हियर वी हैव ए कैश साइज ऑफ 64 किलोबाइट एंड ए मेन मेमोरी विच इज 16 मेगाबाइट, और इसमें जो वर्ड है वो 4 बाइट्स का है, यानी दैट मीन वन ब्लॉक इज इक्वल टू 4 बाइट्स। ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन होनी चाहिए, और चूंकि मैंने किताब में से जनरल कॉपी किया है तो 0 1 2 3 ये जो है ये 4 बाइट्स जो है ये ब्लॉक 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद ब्लॉक 1 आएगा, फिर ब्लॉक 2 आएगा। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी, जो हमने पहले अभी इससे पहली स्लाइड में पढ़ा है, ईच कैश लाइन हैज 4 बाइट पर वर्ड। तो अगर प्रोग्राम यहाँ मौजूद है और यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन जो फॉर एग्जांपल एड्रेस 2 से सीपीयू ने रेफर किया है और कैश में नहीं मिली है, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये पूरे का पूरा उठ के लाइन नंबर 0 पे कॉपी हो जाएगा, और वो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर को भेज दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब इंस्ट्रक्शन 3 के लिए प्रोसेसर जो है वो जाएगा तो उसको मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना है, वो उसको इंस्ट्रक्शन कैश से ही मिल जाएगा। तो ईच कैश लाइन हैज 4 बाइट पर वर्ड, एज कैश साइज इज 64K, और K हमें पता है कि 2 की पावर 10 होता है। सो thus each cache line is cache size divided by 4, so 2 to power 14। तो ये जो है टोटल हमारे पास जो लोकेशंस बनेगी वो 2 की पावर 14 बनेगी, और टोटल नंबर ऑफ जो मेमोरी में ब्लॉक बनेंगे वो 16 मेगाबिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 जो मेगा है या मिलियन है वो हमारे पास ब्लॉक्स मेमोरी में बनेंगे इस कैश के पर्सपेक्टिव में। तो इस तरीके से ये एग्जांपल जो है ये एक अच्छे अंदाज में एक रिलेशनशिप को शो कर रही है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे मैपिंग फंक्शंस की बात करनी है, डायरेक्ट एसोसिएट और सेट एसोसिएट मैपिंग फंक्शंस की। इसमें अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट मैपिंग है, ये अभी हम जो पढ़ रहे थे ये डायरेक्ट मैपिंग है। इसमें जो कैश मेमोरी है ये जो मेन मेमोरी है उसके ब्लॉक को मैप करती है, और इस तरीके से
हर ब्लॉक जो है उसके लिए एक जो लाइन है कैश की वो रिजर्व होती है। तो लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज अ फिक्स कैश लोकेशन फॉर एनी गिवन ब्लॉक। फिक्स्ड कैश लोकेशन है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो एक इसमें विद द हेल्प ऑफ एडिशनल सर्किट्स ये अनेबल करती है कि जो एक मेमोरी का ब्लॉक है वो कैश में कहीं पे भी कॉपी किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब प्रोसेसर जो है वो उस ब्लॉक किसी इंस्ट्रक्शन के लिए कैश को रेफर करेगा, देन द एड्रेसिंग मैकेनिज्म शुड बी वेरी इफेक्टिव कि जो पैरेलल में वो उसको ढूंढ सके कि वो किस जगह पे मौजूद। सो द एसोसिएटिव मैपिंग ओवरकम द advantage of direct mapping, and the main disadvantage of associative mapping is the complex circuits. इसके बाद सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, इट इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन द टू मेथड्स। और इसमें क्या होता है कि द कैश मेमोरी इज पार्टीशन into different sets और they are then associated। तो इस तरीके से ये जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट मैपिंग में टैग, लाइन और वर्ड, और इसी तरीके से एसोसिएटिव मैपिंग में टैग और वर्ड, और जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें टैग, सेट और वर्ड, इनसे क्या मुराद। अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमें क्लियरली बता देगी कि जो है वो इससे क्या मुराद है कि जो हमारे पास प्राइमरली एस नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एलोकेट होती हैं टैग और लाइन के लिए, और डब्ल्यू नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एक वर्ड के लिए एलोकेट हो जाती है। तो ये एक मेमोरी एड्रेस बनता है और इस मेमोरी एड्रेस के 3 हिस्से होते हैं, और इस तरीके से जो है वो जो मेन मेमोरी और जो कैश लाइंस है उनका आपस में मैपिंग या रिलेशनशिप बनता है। जबकि जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें सिर्फ टैग और वर्ड का यूज किया जाता है, और उसमें से जो एक लाइन का जो फंक्शन है उसको प्राइमरीली हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है, चूंकि इसमें एडिशनल सर्किट्स होते हैं और पैरेलल एक्सेस हो रही होती है, तो इस वजह से इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो सिंप्लीफाइड होता है। नेक्स्ट जो है एड्रेस वो सेम है जो कि सेट एसोसिएटिव में और जो डायरेक्ट जो कैश है उसमें डायरेक्ट मैपिंग है उसमें इस्तेमाल होता है। अब हम आगे चलते हैं और ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो कि लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं उनको प्राइमरीली एड्रेस कर रही है, स्पाशियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। सबसे पहले स्पाशियल लोकेलिटी की बात करते हैं। इसमें जो है लोकेलिटी प्रिंसिपल या लोकेलिटी रेफरेंस हमने पढ़ा था, अब उसकी आगे दो डिविजन्स की गई हैं। Spatial locality refers to the tendency of execution to involve a number of memory locations that are clustered. So in this case अगर एक सब रूटीन कॉल की गई है या फंक्शन कॉल की गई है तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी बात हो रही है। So in this case the strategy is keep recently used instruction and data values in the cache memory and implement level 1, level 2 and level 3 कैश। अब टेम्पोरल लोकेलिटी को समझ लेते हैं। टेम्पोरल लोकेलिटी रेफर्स टू द टेंडेंसी फॉर ए प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन दैट हैव बीन यूज्ड रिसेंटली। फॉर एग्जांपल आइटरेशन लूप, यानी एक लूप है जो बार बार आइटरेट हो रहा है, तो अब या उस फंक्शन का नाम है जो बार बार प्राइमरीली कॉल किया जा रहा है। सो इन दिस केस यूज द स्ट्रेटजी इज यूज लार्ज कैश ब्लॉक्स एंड इनकॉर्पोरेट प्री-फेच मैकेनिज्म इनटू कैश कंट्रोल लॉजिक। तो ये इस सिलसिले में जो है वो
डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात कर रहा है कि अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर जो है वो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है बार बार, तो इसमें क्या स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। आमतौर पे सेम, चूँकि दोनों चीज़ें ही यूज़ हो रही होती हैं प्रोग्रामिंग में, तो इनको कंबाइन भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है उसके अंदर बायस है और वो स्पेशल लोकेलिटी रेफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो फिर इस स्ट्रेटजी को फोकस करेंगे, और अदरवाइज फिर दूसरी स्ट्रेटजी को फोकस करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इसको 9 क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर 4 के, उनको हमने कम्प्लीटली रिव्यू कर लिया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने किसी हद तक इन चीज़ों को समझा होगा। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पास कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अब्बास, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, थैंक यू सो मच। ओके, चूँकि अब हमारे पास 1 मिनट के करीबन करीब है, तो मैं आपसे 2 चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि आपका जो वेबसाइट कहाँ है? वेबसाइट के ऊपर एलएमएस में आप ज़रूर लॉगिन करके देख लें, अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया है तो आप जो है वो इसमें ज़रूर लॉगिन करके देखें कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान विजात हैं, जिन्होंने अभी तक एलएमएस पे लॉगिन नहीं किया है। इसी तरीके से मोहम्मद हनीफ नासर हैं। अच्छा, मोहम्मद हनीफ नासर जो है, इनका हमने सीएमएस में भी अटेंडेंस में भी नाम नहीं है। तो सैयद दानिश है, इन्होंने भी अभी लॉगिन नहीं किया है, तो कम से कम एक दफ़ा लॉगिन ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ हम एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहेंगे